नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी स्पेशली भाई दूज के लिए है। तो कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सब भाइयों का अपनी बहनों के साथ और बहनों का अपनी भाइयों के साथ हमेशा प्यार बना रहे। और मैं अपने सारे दोस्तों को स्पेशल थैंक्स देना चाहती हूँ, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। आप सब हैं तो मैं हूँ। आप सबके ही प्यार की वजह से मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि आप सबके लिए कुछ नया, कुछ बेहतर लेकर आऊँ। आप सबके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मेरे दोस्तों के नाम हैं अमित जी, नवीन शर्मा जी, रूबी जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स को पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है। आपने जो ये बताया कि आपके पास टाइम ना होते हुए भी आप मेरी कहानियों को सुनने के लिए टाइम निकालती हैं और चुपके से मेरी कहानियाँ सुनती हैं, मुझे ये पढ़कर बहुत खुशी हुई कि आप सब मुझे इतना प्यार करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। चिन्मय त्रिपाठी जी और प्रियांशी जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मैं किसी का नाम भूल गई हूँ या मिस कर रही हूँ, तो आप सब अपना नाम, अपने जगह का नाम और अपना कमेंट, अपने फीडबैक को ज़रूर मेंशन करें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है एक बहुत ही प्यारी लड़की की, जिसके 3 भाई थे। उस लड़की का नाम था स्वीटी। उसे उसके भाई अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। इनके माता पिता की मृत्यु काफ़ी कम उम्र में ही हो चुकी थी, लेकिन 3 बड़े भाइयों के बाद इस छोटी बहन की ज़िंदगी में कभी भी प्यार और अपनेपन की कोई कमी नहीं रही। इन तीनों भाइयों ने यूं भी कह सकते हैं कि माँ बाप से बढ़कर अपनी इस छोटी प्यारी बहन को प्यार दिया। जिंदगी की हर वो खुशी, हर वो ऐशो आराम दी जिसका हम सब शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वैसे तो हर भाई के लिए उसकी बहन बहुत स्पेशल होती है, बहुत प्यारी होती है, लेकिन स्वीटी के ज़िंदगी में ये शायद सबसे ज़्यादा ख़ास चीज़ थी। उसके भाई, उसके प्यारे भाई, जो कि उसके माता पिता होने के साथ साथ उसके प्रोटेक्टर भी थे। भाइयों ने अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से एक बहुत अच्छे पैसे वाले घर में, जो कि नेक दिल, अच्छे और उसकी बहन का ख्याल रखने वाले थे, उनके यहाँ शादी करवाई। बहन ने शादी तो कर ली, लेकिन भाइयों के साथ जो जुड़ाव था वो दूरी से भी कम नहीं हुआ। हर एक त्योहार पर वो बहन हमेशा अपने भाइयों के पास ज़रूर आया करती थी, खास करके रक्षाबंधन और भाई दूज। ये भाई दूज का समय था, बहन को अपने भाइयों के पास आना था। लेकिन बहन की शादी इतनी दूर करवाई गई थी कि हर बार भाई हमेशा अपनी बहन के लिए ये सारी चीज़ें प्लान करते थे। मतलब उसके ट्रैवलिंग की प्लानिंग वो इसलिए करना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बहन जब तक भाइयों के साथ थी तब तक उसके लिए हर एक चीज़ भाई ही किया करते थे। अब शादी होने के बाद पति करता था, लेकिन बहन के लिए इन खास मौक़ों पर भाई स्पेशली उसके पति से बोलकर सारी चीज़ें खुद से अरेंज किया करते थे। उसके ट्रैवलिंग का सारा इंतज़ाम। बहन इतनी ज़्यादा दूर थी कि वो एक दिन में वो ट्रैवलिंग पूरा भी नहीं कर सकती थी। उसे पहले फ़्लाइट लेनी पड़ती थी, उसके बाद ट्रेन और फिर उसके बाद बस। भाई हर बार कोई ना कोई जाकर उसे लेकर ही आया करते थे, लेकिन इस बार काम में बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से ये मौका, ये टाइम ना तो भाइयों को मिला
और ना ही उसके पति को। लेकिन बहन ने ये कहकर अपने भाइयों को और पति को समझा दिया, अरे आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं क्या आप छोटी सी बच्ची हूँ, मैं क्या अकेले ट्रैवल भी नहीं कर सकती। और वैसे भी मैं जानती हूँ भैया, आप लोग सारा इंतज़ाम इस तरह से करेंगे कि मुझे कोई तकलीफ़ होगी ही नहीं, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं खुद ही आ जाऊंगी। और इतना कहने पर भाई अपने बहन की बात जैसे नहीं टालते थे, उन्होंने इस बात को भी नहीं टाला। उन्हें तो बस इतना चाहिए था कि बहन किसी भी तरह से सही सलामत उन तक उस फेस्टिवल पर पहुंच जाए। उन्होंने फ्लाइट तक छोड़कर आने के लिए पति का ड्राइवर था जिसने फ्लाइट तक छोड़ा। उसके बाद फ्लाइट के लैंड करने के बाद उसे बाहर ही एक और ड्राइवर मिला जिसका काम था उसे ट्रेन पर लाकर बिठाना। ट्रेन की लगभग 12 घंटे की जर्नी थी। ट्रेन से उतरते ही एक ड्राइवर और मौजूद था जिसका काम था उसे बस तक लाकर बिठाना। और बस तक बिठाने के बाद बस से अब 6 घंटे की जर्नी पूरी करके वो वहाँ से जब उतरती तब खुद उसे उसके भाई लेने के लिए आने वाले थे। वो बस में बैठ गई। वो काफ़ी थक चुकी थी ट्रैवलिंग के वजह से, जिसके वजह से उसे नींद भी आ रही थी और भूख भी लगी थी। तभी बस एक जगह पर रुकी थोड़ी देर के ब्रेक के लिए, और वहाँ पर बस ड्राइवर ने, कंडक्टर ने चिल्ला चिल्ला कर सबको कहा, जिसको भी खाना पीना हो, फ्रेश होना हो, वो लोग जल्दी जल्दी कर लें, जैसा कि ये हमेशा करते हैं। और फिर स्वीटी वहाँ से उतरकर सबसे पहले कुछ खाने लगी। स्वीटी की आदत जल्दी जल्दी खाना खाने की बिल्कुल नहीं थी और उसने यही आदत यहाँ पर भी की। स्वीटी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे ट्रैवलिंग में बसेस थोड़ी ही थोड़ी देर के लिए एक एक स्टॉप पर रुका करते हैं। स्वीटी ने आराम से अपना खाना पूरा किया। उसके बाद वो हाथ धोने गई। तब उसे ये लगा कि उसे हाथ मुंह धोकर और फ्रेश होकर तब जाकर बस में बैठना चाहिए ताकि उसे नींद ना आए। और स्वीटी ऐसा ही करने लगी। ऐसा करते करते वक्त कब निकल गया उसे पता ही नहीं चला। जब वो वॉशरूम से निकलकर बाहर आई तब उसने देखा वहाँ पर बस थी ही नहीं। स्वीटी बहुत परेशान हो गई। वो डर गई। वो ऐसी लड़की थी जो कि हमेशा से हर काम के लिए कभी अपने भाइयों पर और कभी अपने पति पर डिपेंडेंट रही थी। उसने आज से पहले कभी भी इतनी लंबी जर्नी अकेले की ही नहीं थी। अब वो इतनी परेशान हो गई कि वो अचानक वहीं ढाबे पर बैठकर रोने लगी। उसे ऐसा रोता हुआ देखकर ढाबे का मालिक उसके पास आया और उसने आकर बड़े प्यार से स्वीटी से पूछा, क्या बात है बेटा, आप क्यों रो रहे हो? स्वीटी ने वैसे ही रोते रोते कहा, मुझे जाना था लेकिन मेरी बस कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला। और स्वीटी के पास उस टाइम एक फ़ोन भी था, जबकि उस समय फ़ोन का चलन इतना ज़्यादा नहीं था। उस समय मुश्किल से ही गिने चुने लोगों के पास फ़ोन हुआ करता था। स्वीटी ने अपने उस फ़ोन को निकाल कर कॉल करने के लिए चेक भी किया, लेकिन वो फ़ोन डिस्चार्ज होकर बंद हो चुका था। वहाँ उस ढाबे पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी जुगाड़ नहीं था, जिसके वजह से वो अपना फ़ोन भी चार्ज नहीं कर सकती थी। चार्जर भी उसके बैग में था। अब स्वीटी करती तो क्या करती। देखते ही देखते सूरज ढल चुका था और ढाबे वाले ने यही कहा, बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अगले दिन सुबह सुबह ही यहाँ पर एक बस आती है जो आपको आपके शहर तक पहुँचा देगी। अब स्वीटी के लिए सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल ये था कि वो रात भर कहाँ रुकेगी। स्वीटी ने इस बात के लिए उस ढाबे वाले को कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी ढाबे वाले ने खुद से उस लड़की की मदद करने के हिसाब से कहा, बेटा अगर आप चाहो तो यहाँ ढाबे में रुक सकते हो, हम लोग सब लोग ढाबे में नहीं रहते रात में, तो आप यहाँ अकेली ही रहोगी। हाँ, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना,
जैसा कि तुमने यहाँ आते हुए ही देखा होगा, यहाँ आस पास दूर दूर तक कुछ भी नहीं है सिवाय जंगलों के। तो यहाँ रात में अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि शायद तुम उन बातों पर विश्वास भी ना करो। इसलिए मैं तुम्हें बताकर और डराना नहीं चाहता, मैं बस तुम्हें एहतियात बरतने के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें मैं ढाबे के अंदर रहने दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना किसी भी हालत में रात के 12 बजे के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की भी आवाज़ आए, चाहे मैं खुद आकर तुम्हें बुलाऊं, लेकिन ढाबे के बाहर किसी भी हालत में मत निकलना। और ये बात सुनकर स्वीटी को थोड़ा डर लगा। उसने कहा, काका आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। इस पर काका ने उसका थोड़ा हिम्मत बंधाते हुए कहा, बेटा डरने की कोई बात नहीं है, बस आप याद रखना आपको ढाबे से बाहर नहीं आना है, तो कुछ भी नहीं होगा। और इतना कहकर वो जल्दी जल्दी ढाबे का सारा सामान समेट कर ढाबे के अंदर रख कर और स्वीटी को अंदर रहने की हिदायत देकर वहाँ से चले गए। और फिर स्वीटी, जो कि ऐशो आराम में रहने वाली और इतने आरामदायक ज़िंदगी को बिताने वाली लड़की, आप भी समझ सकते हैं कि ऐसी ढाबे जैसी जगह पर उसे रात में नींद आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता था। स्वीटी को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, तब भी वो खाट पर चुपचाप लेटी हुई थी। लगभग रात के 12:30 बज रहे थे। तभी अचानक स्वीटी को ऐसा लगा जैसे ढाबे के बाहर कुछ लोग इकट्ठा होकर बातें कर रहे हैं और वो उसी जगह पर जाने की बात कर रहे हैं जहां स्वीटी को जाना था। उन्होंने कहना शुरू किया, अरे बस तो आ चुकी है, लेकिन हमारे अलावा तो यहाँ पर कोई पैसेंजर और दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो हम क्या करें? क्या हम ऐसे ही इतने ही लोग निकल जाएं क्या यहाँ से? और इतना सुनते ही स्वीटी को तुरंत ये ख्याल आया कि अरे इतने सारे इंसान इकट्ठा हैं, मैं इनके साथ अगर उस जगह पर पहुँच जाऊँ तो मैं टाइम से भाइयों के पास भाई दूज के दिन पहुँच पाऊँगी। और इतना सोचकर स्वीटी तुरंत आवाज़ लगाती हुई ढाबे से दौड़कर बाहर आई। इधर स्वीटी के भाई स्वीटी के लेट हो जाने की वजह से काफ़ी घबराए हुए थे। सब इतना ज़्यादा परेशान थे कि उन्हें रात में नींद ही नहीं आ रही थी। तभी अचानक लगभग सुबह के 3:30 बजे उनका दरवाज़ा किसी ने लगातार नॉक करना शुरू किया। भाई तुरंत भागकर दरवाजे को खुद खोलने के लिए आए और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, सामने स्वीटी खड़ी थी, जो कि थोड़ी सी बेहाल लग रही थी और उसे कुछ चोटें भी आई हुई थीं। स्वीटी को देखकर भाइयों के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने तुरंत स्वीटी को गले लगाया। उससे पूछने लगे, कहाँ रह गई थी तू? हम लोग कितना परेशान हो गए थे, हमें लग रहा था तू पता नहीं ठीक है नहीं है, ना तेरा फ़ोन लग रहा है, हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, तू बता तू कहाँ थी और तुझे ये चोटें कैसे लगी हैं? स्वीटी ने कहा, भैया ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मेरी बस थोड़ी आगे निकल गई थी जिसकी वजह से मुझे भागकर बस को पकड़ना पड़ा, उसी में मैं गिर गई और मुझे ये चोटें आई हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब सबसे पहले इसी मुहूर्त में मुझे आप लोगों को टीका करना है। और भाइयों ने भी इन चीज़ों के लिए अपनी बहन को बिल्कुल नहीं मना किया। वो तुरंत बैठ गए। बहन ने आरती उतारी, टीका लगाया, मिठाई खिलाई, रक्षा सूत्र बांधा। पूरे अच्छे तरीके से बहन ने सारी रस्में निभा दी और उसके बाद भाइयों ने कहा, तो यहीं बैठ, हम तेरे लिए फर्स्ट एड और तेरा गिफ्ट लेकर आते हैं। इतना कहकर तीनों भाई अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। वो जब गिफ्ट लेकर वापस आए तब उन्होंने देखा वहाँ पर स्वीटी कहीं नहीं थी। उन्होंने स्वीटी को ढूंढना शुरू किया, आवाज़ें लगाईं, लेकिन स्वीटी उन्हें कहीं नहीं दिखाई दी। तब तक अचानक उसमें से सबसे बड़े भाई का फ़ोन बजा
उसने जैसे ही फ़ोन उठाया वैसे ही उधर से एक आदमी की आवाज़ आई और उसने कहा, आपकी कोई रिलेटिव है क्या जो कि इस बस से ट्रैवल कर रही थी? हमें उसका सामान मिला है और थोड़ी दूर पर एक डेड बॉडी मिली है जिसका रूप, रंग, कपड़े सब कुछ बताया उसने और कहा, आप एक बार आकर इस लाश की शिनाख्त कर लेंगे क्या? ये सुनते ही बड़ा भाई गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये जो तुम बता रहे हो ये हमारी बहन के बारे में बोल रहे हो तुम, और ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी बहन अभी अभी यहीं पर हमारे साथ थी, फ़ोन रखो तुम। और भी काफ़ी कुछ कहकर उसने डांट कर फ़ोन रख दिया। भाइयों के लिए ये बात मानने जैसी थी ही नहीं। अभी तो उनकी बहन उनके सामने थी जिसको उन्होंने बड़े प्यार से गले लगाया, भाई दूज की रस्में निभाई, और ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी बहन वहाँ वैसी हालत में हो? भाई इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे और उन्होंने लगातार अपनी बहन की खोजबीन जारी रखी। 3 दिन बीत चुके थे और 3 दिन के बाद जब उन्हें कहीं पर भी स्वीटी का कोई पता नहीं चला, तब छोटे भाई ने डरते डरते अपने दोनों भाइयों से ये बात कही, भैया मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं नहीं मानता कि स्वीटी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी एक बार हमारी तसल्ली के लिए क्या हमें वहाँ जाकर नहीं देखना चाहिए? अगर हमारी स्वीटी वही हुई तो क्या हम अपनी स्वीटी को ऐसे ही छोड़ देंगे? और उसकी ऐसी बात सुनकर दोनों भाइयों को भी कहीं ना कहीं ये बात सही लगी और वो लोग अगले ही दिन वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने जब उस लाश को देखा, उन सब के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। उनकी बहन की लाश की हालत इतनी खराब थी जो वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनकी इतनी प्यारी बहन, उनकी इतनी प्यारी बच्ची के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। उन्होंने पुलिस वाले से सारी बातें जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी अभी तक पता नहीं चला था और पुलिस वालों का ये मानना था कि ये लाश जंगल के इलाके में मिली थी। इस वजह से हो सकता है कि जंगली जानवरों ने उसे नोच कर खाया हो। अब ये सारी चीज़ें देखकर सुनकर भाइयों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। भाई जो कि पहले ही अपनी बहन के ना मिलने पर इतना परेशान थे, अब वो अपनी प्यारी बहन की लाश ऐसे देखकर सो ही नहीं पा रहे थे। वो जैसे ही आंखें बंद करते, बार बार उनकी आंखों के सामने उनकी बहन की वही हालत उन्हें दिखाई देती थी। लगभग 3 दिन बीत चुके थे, क्रियाकर्म सब कुछ हो चुका था और 13 दिन की जो रस्में थीं वो निभाई जा रही थीं। अब जैसे तैसे इतने दिन बीतने के बाद काफ़ी थकावट की वजह से आज तीनों भाइयों को थोड़ी देर के लिए नींद आई और जैसे ही उन्हें नींद आई, उन्होंने सपने में तीनों ने सेम चीज़ देखी। उन्होंने देखा उनकी बहन उनके सपने में आई है और वो उन सबको ये बता रही है कि उसके साथ आखिरकार उस रात हुआ क्या। उसने बताया कि जैसा कि उस ढाबे वाले ने रहने की वहाँ पर परमिशन दी थी और ये कहा था कि चाहे जो भी हो जाए वो वहाँ से बाहर ना निकले, और अगर वो बाहर निकलेगी तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसी की होगी। और अचानक रात को 12:30 बजे उसे लोगों की बात करने की आवाज़ सुनाई दी और वो अपने भाइयों के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहती थी, जिसके वजह से वो भागकर ढाबे से बाहर आ गई। और ढाबे से बाहर आते ही उसने देखा वहाँ पर ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई जंगली जानवर। अचानक
उसे एक भयानक हंसी की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनते ही वो डर गई। वो भागकर वापस से ढाबे के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके सामने अचानक ही 5-6 विशालकाय अजीब सी काया वाले, जिन्हें देखकर साफ साफ पता चलता था कि वो इंसान नहीं, शैतान है। और उन्होंने स्वीटी को चारों तरफ से घेर लिया और देखते ही देखते वो स्वीटी के शरीर को नोचने खसोटने लगे और उन्होंने स्वीटी को तड़पा तड़पा कर वहीं पे मार डाला। उसके बाद स्वीटी ने ये बताया कि वो शैतान है। उन्होंने मेरी आत्मा को अपने वश में कर लिया और अपना गुलाम बना लिया, लेकिन मैंने उनके सामने गिड़गिड़ा कर सिर्फ कुछ घंटे की मोहलत मांगी कि मैं अपने भाइयों से एक आखिरी बार मिलना चाहती हूँ, ताकि मैं ये आखिरी भाई दूज अपने भाइयों के साथ मना सकूं। तब उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतनी ही मोहलत दी कि मैं आकर तुम लोगों के साथ वो आखिरी अपना भाई दूज मना सकूं। और अब भी मैं उन्हीं शैतानों की कैद में हूँ। तो भाई, अगर आप लोग सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये आखिरी काम मेरे लिए कर दें। किसी भी तरह से मेरी आत्मा को उनके कैद से मुक्ति दिलाकर मुझे पूरी तरह से आज़ाद करवा दें। ये बात सुनते ही तुरंत भाइयों की नींद खुल गई। तीनों भाई एक जगह इकट्ठा हुए। सबने एक दूसरे को खुद का देखा हुआ सपना बताया। सबका सपना बिल्कुल सेम था। अगले ही दिन सुबह सुबह उन्होंने पंडित जी को सारी बातें बताई और पंडित जी ने ये कहा, अगर तुमने ऐसा सपना देखा है, इसका मतलब ये झूठ नहीं, ये सच है और कहीं ना कहीं तुम्हारी बहन सच में मुक्त होना चाहती है। इसलिए हमें उसकी मुक्ति के लिए अभी उसी जगह पर जाना होगा जहां हमें उसकी लाश मिली थी। और भाइयों के साथ पंडित जी उस जगह पर पहुंच चुके थे। उस जगह पर पहुंचते ही उन्होंने तुरंत एक सुरक्षा घेरा बनाया। उस घेरे के अंदर तीनों भाइयों को खड़ा किया। उसके बाद कहा कि मैं अब रात्रि के वक्त, क्योंकि रात हो ही चुकी थी, रात्रि के उसी वक्त पर उनका आवाहन करूंगा और उनके आने का इंतज़ार करूंगा, जो कहते हैं कि उनके यहाँ आने का समय है, मतलब 12 बजे के बाद। पंडित जी ने ऐसा ही किया। वो तीनों उस सुरक्षा घेरे के अंदर खड़े थे। पंडित जी ने तुरंत ही मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया और देखते ही देखते सच में 6-7 विशालकाय शैतान के शरीर वाले वहां पर आकर खड़े हो चुके थे। उनको देखकर भाइयों को डर लग रहा था, लेकिन वो तीनों सुरक्षा घेरे में थे और उन्हें पता था इसके अंदर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पंडित जी ने तुरंत ही अपने मंत्रों के उच्चारण के साथ गंगा जल उन पर डालना शुरू किया और वो सब चीखने चिल्लाने लगे। पंडित जी जानते थे कि उनके ऐसा करते ही वो तुरंत भागकर अपने उसी जगह पर पहुंचेंगे जहां से उनकी शक्तियां उन्हें मिलती हैं। और उन शैतानों ने बिल्कुल वैसा ही किया। पंडित जी पीछा करते करते एक जंगल के बहुत अंदर के एरिया में ऐसी जगह पर पहुंचे जहां टूटा फूटा खंडहर सा कुछ बना हुआ था। और जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा काफ़ी सारे कंकाल वहां पड़े हुए थे। पंडित जी ने तुरंत ही कुछ और मंत्रों के उच्चारण के साथ उन सारे कंकालों पर भी गंगा जल डालना शुरू किया। और उसके बाद पंडित जी ने जो भी क्रिया करनी थी उन्होंने वो सारी क्रियाएं की। और उसके बाद अगले सुबह लोगों को बुलाकर वहाँ से सारे कंकालों को एक साथ एकत्रित किया। उसके बाद पंडित जी ने आधे दिन तक कोई क्रिया की। उसके बाद
उन सारे कंकालों का भी नियम से दाह संस्कार कर दिया गया। उसके बाद पंडित जी ने बताया, अब जो हम 13 दिन की रस्में कर रहे हैं, उन रस्मों के साथ साथ हमें इन सब के लिए भी वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और उसके बाद तुम्हारी बहन की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी और इन सारे इंसानों की भी आत्मा को। वहाँ पर ये चीज़ें कैसे आईं, ये बात भी पंडित जी ने उन भाइयों को बताई। उन्होंने बताया, आज से करीब 15 साल पहले वहाँ पर एक बस का बहुत बड़ा और बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें लगभग सारे लोग मर चुके थे। लोगों ने वहाँ से अलग अलग जगह से डेड बॉडीज़ ढूंढी और ढूंढकर सबका अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसमें से 6 या 8 ऐसे लोग थे जिनकी बॉडीज़ कभी नहीं मिली, और ये वही शैतान थे। उन्होंने अब धीरे धीरे इतने सालों में अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए लोगों को ऐसे ही मारना शुरू किया। वो जैसे जैसे लोगों को मारते गए, उनकी शक्तियाँ बढ़ती गईं, क्योंकि वो धीरे धीरे करके इन सारे लोगों को अपना गुलाम बना लिया करते थे और अपनी टोली भी वो बढ़ा रहे थे। लेकिन अब तुम्हारी बहन की मदद से इन सारे शैतानों को भी मुक्ति मिल चुकी है, और तुम्हारी बहन की आत्मा भी अब हमेशा हमेशा के लिए जल्दी ही मुक्त हो जाएगी। और ये सारी क्रियाएं जैसे जैसे पंडित जी ने बताई, वैसे वैसे पूरी की गईं। बहन के साथ साथ भाइयों ने बाकी लोगों को भी शांति और मुक्ति तो दिला दी, लेकिन उनकी ज़िंदगी की शांति, मुस्कान, सब कुछ उनकी बहन के साथ ही चला गया। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मुझे और मोटिवेशन देना चाहते हैं या मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नीचे एक थैंक्स बटन है, आप उसके माध्यम से भी मुझे और ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जिस पर कोई यकीन नहीं करता, तो मैं उस कहानी पर यकीन करूँगी और अपने बाकी के दोस्तों के साथ शेयर करूँगी। आप हमें अपनी वो कहानी भेज सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।